नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के बारे में, यानी मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। और आप सभी को जैसा पता है, ये घटना चक्र पूर्वालोकन की बुक का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आरओ एआरओ के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है। और आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आप सभी के लिए को धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सवाल नंबर पहला है कि देखिए, हर सवाल को सही तरीके से ध्यान से सुनना। मैं इसका उत्तर बताऊंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा सही तरीके से, तो हर शब्द को ध्यान से सुनना। सवाल है कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो मनसबदारी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको। खैर, फिलहाल उत्तर जानते हैं इसका। उत्तर देखो, सही उत्तर होगा एक मिनट, डी वाला। डी यानी कि एक मिनट डी यानी कि 1 और 3 पॉइंट। यानी कि पहला है जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। दूसरा है मनसबदारों के 3 वर्ग होते थे। अब पहले जान लो कि आखिर मनसबदार का मतलब क्या होता है। देखो, मनसब शब्द का अर्थ होता है श्रेणी अथवा पद। मनसब का जो ये होता है, मनसबदार नहीं कह रहा हूं, मनसब का अर्थ होता है यहां से यहां तक का जो अर्थ होता है, उसका मतलब होता है श्रेणी अथवा पद। तथा मनसबदार का अर्थ होता है, अब पूरे का सुनना, तथा मनसबदार का अर्थ होता है उस अधिकारी से तथा जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त है। ठीक है, समझ में आया मनसबदार मतलब क्या होता है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? दशमलव। वे सुनना, मैं सारा बात आपको एक एक करके बताऊंगा। दशमलव, ये कभी पूछा जा सकता है कि अकबर का जो मनसबदारी प्रणाली थी वो किस पर आधारित थी, तो आपको क्या बताना है? दशमलव। ठीक है, तो अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने शासन काल के 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था को आरंभ किया। कभी पूछा जाए कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत कब की, तो जब उसके शासन का 11वां साल चला था, तब उसने मनसबदारी व्यवस्था लाई थी। ठीक है, सब समझ में आया कि नहीं? अब थोड़ी सी और जानकारी ले लो आप लोग। देखो, मनसबदार क्या है? अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। ठीक है, अभी मैं इसको बारे में बता रहा हूं कि क्या होता है अनुवांशिक अधिकारी। ध्यान सुनना, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मनसबदार जो थे अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। इन्हें वेतन, नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। समझ में आया? बस यहाँ पे क्या पूछा गया था, मनसबदारी अनुवांशिक अधिकारी होते? तो ऐसा नहीं। मनसबदार जो होते हैं अनुवांशिक अधिकारी नहीं होते हैं। उनको वेतन, नगद अथवा जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था। आगे बात करें। अगला भी सवाल इसी तरह है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। ठीक है, 1 मिनट। देखो, इस सवाल में 2 सूची दिया गया है। एक सूची में, पहले सूची में कुछ बादशाह के नाम है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और दूसरी सूची में उनके दीवान के नाम है। तो बताना है कौन से बादशाह का संबंध किस दीवान से, यानी कि उनके शासनकाल में कौन सा दीवान था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। डी यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। समझ में आया? अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देने की कोशिश मैं आप सभी को करता हूं। 1 मिनट। अकबर के समय में मुजफ्फर खां जो थे वो दीवान थे। ध्यान देना। जहांगीर के समय में गियास बेग इत्माद उद्दौला दीवान थे। शाहजहां के समय में सादौला खान जो थे वो दीवान थे। औरंगजेब के समय में असद खान दीवान थे। समझ में आया? आगे बात करते हैं। ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल इसको बोल सकते हो। थोड़ा इसको जूम मैं और कर लेता हूँ। ठीक, 1 मिनट। इसमें कहा गया सवाल, 1 मिनट, 1 मिनट। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब जो भी चीज दी है घटना, इसको आपको देखना है, बताना है कि कालक्रम अनुसार, मतलब सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, इसका उत्तर होगा पहला ए। मैं ऑप्शन बता रहा हूं, ए होगा। यानी कि पहले आएगा
4 नंबर, मतलब पहले आएगा खानवा का युद्ध, फिर आएगा चौसा का युद्ध, फिर आएगा कन्नौज का युद्ध, फिर आएगा तालीकोटा का युद्ध। देखो यही तो दिया है 4 2 1 3, समझ में आया। अब ये तो हो गया बात। अब देखो हर युद्ध का किस किस सन में हुआ है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले आएगा आपका खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था। कब हुआ था? कभी भी पूछा जा सकता है। देखो अब जो बच्चे मुझसे पूछते थे कि सर सवाल कैसे बनता है, अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है। देखो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक सवाल में कितने सवाल बन सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर पॉइंट को मेरे ध्यान देना। ये पहली बात मान लो, ये है सवाल नंबर 1। यहाँ पर तो एक पूछा ही गया है कि इसको कालक्रम अनुसार में लगाओ, ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल में ये बन जाता है कि खानवा का युद्ध भाई कब हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। दूसरा पूछा जा सकता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो 1539 में हुआ, ठीक है, 1539 में। तीसरा पूछ लेगा कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो 1540 में हुआ। कब हुआ? 1540 में। अगला पूछा जा सकता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो 1565 में हुआ। एक मिनट, अब देखो एक सवाल से आपको 1 2 3 4 4 और सवाल मिल चुके हैं, यानी 5 सवाल टोटल मिल चुके हैं। तो इसी तरह सवाल को पढ़ा जाता है, ठीक है। आगे बात करें, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। अच्छा सवाल है, तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली, यानी कि ए, ठीक है। एक इटालियन इतिहासकार थे जिनका नाम था निकोलो मनुची। क्या नाम था? निकोलो मनुची। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में ये कहा कि दारा सिकोह का जो सिर था वो ताजमहल यानी कि आगरा में दफनाया गया, जबकि उनका जो धड़ था वो हुमायूं के मकबरे यानी कि दिल्ली में दफनाया गया। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे में बनी है, ऐसा उनका मानना था। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ध्यान देना, ये सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करें अगले सवाल के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में है। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए। 1 मिनट, ठीक है। इसमें है कि निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से चुनना है आपको, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि इसका ऑप्शन होगा सी, मतलब उत्तर होगा सी। सी यानी कि पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर 1, फिर 4। देखो यही तो दिया हुआ है, 3 1 2 1 4, यानी कि सबसे पहले आएगा जहांगीर, फिर आएगा मोहम्मद शाह, फिर आएगा अहमद शाह अब्दाली, फिर आएगा बहादुर शाह द्वितीय। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं, ठीक है। जहांगीर का जो शासन था, ठीक है, वो 1605 से लेकर 1627 तक था, यानी कि देखो ऐसे ही सवाल के बारे में जानते हैं, 1605 से लेकर 1627 तक, ठीक। और अगर आप बात करें मोहम्मद शाह अब्दाली के बारे में, देखो क्योंकि 3 के बाद 2 है ना, तो मोहम्मद शाह अब्दाली का जो शासन था वो था 1719, ये 17 है, ध्यान देना क्योंकि इसमें सही से बन नहीं पाता है। 1719, ये 9 है, ध्यान देना, 19 से लेकर 1748 तक, ठीक है। जबकि अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तृतीय लड़ाई में अफगान दल का जो नेता था, ठीक है, वो कब भारत में आया था और कब उसने तीसरी लड़ाई लड़ी थी, तो वो था 14 जनवरी 1761 में। अब लास्ट आता है चौथा जो है बहादुर शाह द्वितीय, इनका कार्यकाल था 1837 से 57 तक। समझ में आया? आगे बात करें, इस सवाल को थोड़ा सा जूम कर लिया जाए, एक मिनट जाइए। इसमें यह दिया गया है कि निम्नलिखित युद्धों पर आपको विचार करना है तथा उन्हें उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है कि सबसे पहले क्या, उसके बाद किया, उसके बाद किया, उसके बाद किया। ऐसे सवाल हम लोगों ने कई सारे किए हैं। उत्तर सही होगा बी ऑप्शन है कि 2 4 1 3, यानी कि पहला 2 होगा चंदेरी का युद्ध, फिर होगा चौसा का युद्ध, फिर होगा कन्नौज का युद्ध, फिर होगा तालीकोटा का युद्ध। शायद मुझे लगता है कि इसी के आसपास इसी से संबंधित सवाल हमने सेम सवाल वीडियो नंबर 4 या 5 में देखा था। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि अगर हम बात करें कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ था 1528 में, ठीक है। 1528 में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें कि चौसा का युद्ध कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1539। अब अगला पॉइंट आता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ, तो ये होगा 1540 में। अब लास्ट है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1565 में, ठीक है। ये है आपका सवाल। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के ऊपर।
ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, एक मिनट रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए। इस सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। यहाँ पर आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें आपको उत्तर बताना है कि उत्तर कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि पहले आएगा 3, फिर 2, फिर 4 1, यानी पहले आएगा पद्मनी, फिर आएगा दुर्गावती, फिर आएगा ताराबाई, फिर आएगा अ- अहिल्याबाई। तो आप सभी को ये चीज मालूम होगा। एक- अब जैसा कि आप सभी को ये मालूम है कि जो पॉइंट नंबर 3 है इसमें, पद्मनी जी के बारे में, ये राणा रतन सिंह की पत्नी थी। और दूसरा पॉइंट है दुर्गावती। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज की योग शासका थी। अकबर के आक्रमण के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। अब अगला पॉइंट है ताराबाई जी के बारे में। ताराबाई मराठा छत्रपति राजा राम की पत्नी थी। अब चौथा जो पॉइंट है अहिल्याबाई, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो, अहिल्याबाई मराठों के होलकर वंश, ध्यान देना, होलकर वंश की शासका थी। होलकर वंश इंदौर पर काबिज था, ठीक है, समझ में आया। आगे बात करेंगे। ये भी सवाल उसी तरह जिस तरह हम लोग पिछले कई सवाल देख चुके हैं। ये 2 सूची है, इसमें कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे हॉकिंस, टॉम्सरो, मनुची, रॉफल पिच, और इनको बताना है कि इनका उस समय, मतलब कह सकते हो कि क्या कार्यकाल, कह सकते हो कि उस समय में इनका क्या कार्यकाल था, ठीक है। या फिर जब ये भारत में आया तो ये कितने समय से तक, मतलब कितने समय से लेकर कितने समय तक रहे, ठीक है। तो देखो, इसका उत्तर पहले जान लेते हैं। हॉकिंस जो है, इनका सही जो कार्यकाल होगा वो होगा 1608 से लेकर 1611, यानी कि 1608 से ये होगा, ठीक है। दूसरा है टॉम्सरो, 1615 से लेकर 1619, ये होगा, ठीक है। अब तीसरा है मनुची, मनुची 15 माफ करिए 1653 से लेकर 1708, तो 1653 से लेकर 1708। अब बचते हैं राल्फ पिच, इनका संबंध होगा 1 मिनट, हाँ, 1583 से लेकर 1586। तो यहां पर 83 नहीं दिया गया, इसलिए ध्यान देना है। तो यहां पर होना चाहिए 1583, 1583 से लेकर 1586। तो इसमें गलत प्रिंट हो गया है, ये चीज ध्यान देना। यहां पर क्या होना चाहिए था, 83, समझ में आया। आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। यह भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें क्या है कि 2 सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ शासक के नाम है, ठीक है, और दूसरी सूची में ये बताया गया कि इनके द्वारा क्या चीज बनाया, मतलब बनवाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। यानी कि हम बात करें अगर हम, तो बाबर का संबंध होगा जामा मस्जिद से, हुमायूं का संबंध होगा दीन पनाह से, अकबर का संबंध होगा जहांगीरी महल से, और जहांगीर का संबंध होगा इत्माद उद्दौला का मकबरा से। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर, कह सकते हो इसको कि ये लास्ट सवाल है इस वीडियो का। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप पूछ सकते हो। तो इसका सही उत्तर होगा ए, हुसैन अली और अब्दुल्ला, इसका सही उत्तर होगा। और अगर हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लें तो 1713 से लेकर 1720 तक मुगल दरबार में सैयद बंद जो थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, ये सबसे शक्तिशाली नेता माने जाते थे। इनको सम्राट निर्माता के रूप में देखा जाता था। इनका नाम सम्राट निर्माता के रूप में, इनका नाम बहुत ही ज्यादा विख्यात था। अब सम्राट निर्माता मतलब यह था कि वो उस समय जिसको चाहते थे अपनी रणनीति से उनको राजा बना देते थे। अब क्या हुआ कि 1713 में फारुखसियार को सिंहासन पर इन्होंने बैठाया। उसके बाद में 1719 पर इसे सिंहासन से हटा दिया गया। इसके बाद 3 कठपुतली सम्राट रफी उद दज्जात, रफी उद्दौला और मोहम्मद शाह को सैयद बंधुओं ने सिंहासन पर बैठाया। यानी कि कहीं ना कहीं 4 लोगों को इन्होंने सिंहासन पर बैठाया, ठीक है। और मोहम्मद शाह का जब शासन काल आया तो सैयद बंधुओं का पतन हो गया था, यानी कि उनको मरवा दिया गया था। समझ में आया। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।